फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.4 इसमें आज हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, अब हमारे दिमाग में बात आती है द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या है। हमने छोटी क्लासों में जोड़, घटा, गुणा, भाग पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये होता क्या है देखिए, हम अभी आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताते हैं। ठीक है, जिसे होता है जोड़, इसे योग कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है घटा। ठीक है, तीसरा होता है गुणा और चौथा होता है भाग। और गाइस ये होते हैं चार भाग। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये द्विआधारी संख्या कैसे है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप हम बताते हैं आपको, हम मान लेते हैं माना। ठीक है, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं a तथा b हैं। ठीक है, a तथा b हैं। अब हम अगर इसमें जोड़ लगाते हैं, ठीक है, द्विआधारी संख्या का जोड़ लगाते हैं तो योग के लिए क्या लगेगा, जोड़ द्विआधारी संक्रिया। तो योग के लिए लगेगा जैसे a प्लस b, ये हो गया द्विआधारी संक्रिया। अब घटा के लिए क्या हो जाएगा, घटा के लिए हो जाएगा a माइनस बी। गुणा, ऐसे गुणा के लिए हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, और भाग के लिए हो जाएगा a अपॉन बी। ओके, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर योग है तो इसके बीच में a प्लस बी, मतलब इस प्रकार का संक्रिया हो गया। अब द्विआधारी संक्रिया किस, ये बन गई हमारी संक्रियाएं। ठीक है, ये बन गई हमारी संक्रियाएं। अब इसको द्विआधारी संक्रिया हम किस आधार पर कह रहे हैं ये भी बात आपको समझाते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऐसे आप कर सकते हैं कि दो संख्याओं को हल करके दो संख्याओं को हल कर सकते हैं। आप कभी भी इन पूरे सवाल को ऐसे डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। आप किसी दो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे आप। ठीक है, जैसे इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर दो संख्याओं को लेंगे उनको जोड़ेंगे आपस में तो 12 आ जाएगा, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22। ठीक है, इस हिसाब से दो संख्याओं को हम जोड़ते हुए, गुणा करते हुए या घटाते हुए या भाग करते हुए ले जाते हैं। ठीक है, इसी आधार पे हम कहते हैं इसे द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधार पर इसके मतलब ये संक्रिया जो है बिलोंग करती है। ठीक है, अब जैसे गुणा के लिए हम बात कर लेते हैं 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3, तो यहाँ बात आ जाती है। यहाँ पर भी हम पूरे क्वेश्चन को डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हम किसी दो संख्या को लेंगे उसे हल करेंगे, उसके बाद फिर हम दो संख्या को लेंगे उसे हल करेंगे। तो जैसे 4 गुणे 8 इंटू 5 इंटू 3 हो गया। अब जैसे 8 और 5 को हल करेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा, और इंटू में 3 है तो 4 3 120। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप देख रहे होंगे कि किसी दो संख्या को ही लेकर हम आगे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो आप इसको देख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, अतः योग, घटा, गुणा, भाग द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये किस हिसाब से ये द्विआधारी संक्रिया होगा, अगर कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो इसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जैसे आप एक समुच्चय ले सकते हैं, सेट, नेचुरल संख्या का सेट ले लेते हैं आप। ठीक है, अब इसमें आप संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आगे तक अनंत तक रहेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब जैसे इसमें आप ले लेते हैं कि 3 बिलोंग कर रहा है n में। ठीक है, आपको दिख रहा है 3 बिलोंग कर रहा है n में, और 9 भी बिलोंग कर रहा होगा n में। ठीक है, 9 भी बिलोंग करेगा n में। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं द्विआधारी संक्रिया के लिए हम पहले योग के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो योग के लिए अगर निकालेंगे तो अगर 3 + 9 करेंगे तो आप जो इसका आंसर आएगा वो भी इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, तब ये एक बाइनरी
एक बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया होगा। ठीक है, अगर इसका आंसर इस सेट में मौजूद होगा तभी बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 9 3 हो गया 12। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो योग के लिए हो गया, योग के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं घटा के लिए। ठीक है, घटा के लिए क्या बात होती है, जैसे अगर 3 बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में और 9 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके बीच में चिन्ह लगेगा वो माइनस करेगा और इसका जो आंसर आएगा वो द्विआधारी इस सेट में अगर मौजूद होगा तभी ये द्विआधारी संक्रिया होगा। तो अगर हम 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 बचेगा जो कि बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल संख्या में। ठीक है, इसलिए यहां लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं। ओके गाइस, ये वही बात। अब हम गुणा के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, गुणा के लिए, तो गुणा के लिए अगर बात करें तो अभी आपको बता रखा है 3 बिलोंग करेगा एन में, 9 भी बिलोंग करेगा एन में। ठीक है गाइस, अब ये अगर 3 गुणे 9 करें तो 9 × 27 ऑफकोर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि 27 धन में जितनी भी संख्या होंगी सब बिलोंग करेगी इसमें। तो यहाँ हो जाएगा अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये समझने का। ठीक है, अब भाग के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में, 9 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में। ठीक है, तो अगर 3/9 करते हैं तो 1/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल संख्या में। ठीक है, क्योंकि अपॉन वाली संख्या इसमें नेचुरल संख्या में बिलोंग नहीं करेगी, तो इसलिए यहां लिख देंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं। हो गया, ये हो गया आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से द्विआधारी संक्रिया होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। कोई भी सेट हो, अगर उसके अवयव जो है वो बिलोंग कर रहे हैं तो जो उनका एक सेट आएगा हल करके, वो अगर उसी सेट के अंदर आता है तो वह द्विआधारी संक्रिया होगा, अगर नहीं आता है तो अब द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बारे में परिभाषा देते हैं आपको। ठीक है, कि परिभाषा कैसे है इसकी, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा, अब परिभाषा में क्या लिखेंगे, एक समुच्चय ए। ठीक है, एक समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, कोई समुच्चय ए है, जैसे कि अभी हमने आपके लिए एक नेचुरल संख्या का समुच्चय लेके बताया था, उसी प्रकार कोई समुच्चय ए हो जाएगा। ए में द्विआधारी संक्रिया, इसे आप स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टार से। ठीक है, एक फलन, एक फलन, अब यहाँ स्टार आ जाएगा। हो गया स्टार, ये फलन बता रखा है a × a से a, इस प्रकार है। हम स्टार a, b इजिकल टू a स्टार b द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसे कैसे डिफाइन करना है, जैसे अगर ये है तो इसको हम इसके द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसे अगर डिफाइन करना है किस प्रकार से करेंगे। जैसे हम एक लेते हैं सारणी, सारणी के द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, ये सारणी। अब हम क्या इसमें लिखते हैं, जब
किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उन्हें सरणी के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए ए, एक समुच्चय ले लिए ए, उसके अवयव हैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये हो गया, हमने अवयव ले लिए। अब हम यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे मैक्स के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। तो वहां ये बात हो जाएगी 1, 2। ठीक है, अब हम यहां बात कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है गाइस, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी एक मैक्सिमम के लिए हम निकाल रहे हैं, इसलिए आप कुछ कोई भी निशान ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें सारणी में निकाल दी कैसे। अगर 1 और 1 है तो इसमें आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? एक में 1 बड़ा है, 1 लिख लीजिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, तो 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2। अब 2 और 3 की बात कर लें, 3 और 1 की बात कर लें, तो 3 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम मैक्सिमम के लिए यहाँ पर 2 और 1 निकालते हैं, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बड़ा है। फिर 2 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। ठीक, और 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। और यहाँ आप ऐसे ही कर लीजिए, इसमें 3 1 में कौन बड़ा है? 3, और 3 2 में कौन बड़ा है? 3, और 3 3 में कौन बड़ा है? 3। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हमने मैक्सिमम के लिए निकाला है। मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हैं, 1 1 में कौन सा छोटा है? 1 छोटा है। फिर 1 और 2 में कौन छोटा है? 1 छोटा है। इस प्रकार से आप मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।